इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम ऋचा सिंह है और विशाल खबर की तरफ से आज मैं एक नया चर्चित चेहरा आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। लेकिन उसके पहले मैं विष्णु सक्सेना जी की 4 लाइनें उनके लिए कहना चाहूँगी कि तट पर बैठे रहने से हाथ कहाँ कुछ आएगा, मोती मिलेंगे तुझको तब सागर के तट पर जाएगा, और ना मिले अगर मोती तो ना मिले अगर मोती तो डुबकी अभी अधूरी है। चाहे जितना भी मुश्किल हो पर पहला कदम जरूरी है, पहला कदम जरूरी है। तो आइए मिलते हैं हम आज के गेस्ट हमारे सतना जिले से। सर नमस्कार। नमस्कार सर हैं शिव कोचिंग सेंटर, शिव कोचिंग क्लासेस के ऑनर, और जहां हमारे बेरोज़गारी चरम सीमा पर है, हमारी बेरोज़गारी जहां चरम सीमा पर है, ऐसी क्रिटिकल कंडीशन पर भी सर खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर चुके हैं और आज वो कोचिंग सेंटर के मालिक भी हैं और कई बच्चों के यूथ मॉडल भी। सर आपकी सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताएं सर, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे। विशाल खबर की जो भी सच का जुनून जो भी देख रहे हो, मैं उनको नमस्कार करता हूँ सभी दर्शकों को। और जो आपका नाम है विशाल का खबर सच का जुनून, मुझे ये नाम सुन के ही बहुत अच्छा लगा। तो आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करके मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम अभिषेक सिंह सिसोदिया है। मैं सतना में एक कोचिंग संचालन कर रहा हूँ शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से। इसका शुरुआत हमने 2017 में किया था और इसका शुरुआत हमने एक कमरे से किया था जो कि आज एक बिल्डिंग में आ गई है। ये बच्चों का प्यार है, लोगों का सहयोग है, जिसकी वजह से हम यहाँ पहुँचे हैं। और मेरी शिक्षा जो है काफ़ी अलग अलग जगहों से रही हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल में जो अभी LLM मैंने कंप्लीट किया है क्रिमिनोलॉजी से, और PhD के लिए एनरोल करने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। मुझे साइबर क्राइम से PhD करने का सोचा है मैंने, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ और आगे अभी मैं शिक्षा में ही काम करना चाहता हूँ, यही मेरा उद्देश्य है। मेरा पहला सवाल सर आपसे ये है कि कोचिंग सेंटर हमारे बच्चों के लिए इतना आवश्यक क्यों हो चुके हैं? नहीं, बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा मैम। ये सवाल आज के परिदृश्य के लिए बहुत आवश्यक है। ये सबको जानने की आवश्यकता है कि मैं कोचिंग संचालक हूँ, पर मैं आपके मन से ये कहना चाहूँगा कि कोचिंग आपकी आवश्यकता नहीं या कोई ज़रूरत नहीं है। बस इसका एक ऐसा माहौल बना दिया गया है, ऐसी माहौल बना के ऐसा क्रिएट कर दिया गया है जैसे लगता है कि सारे बच्चों की ये ज़रूरत हो गई है कि कोचिंग के बिना हम कोई भी एग्ज़ाम्स पास नहीं कर सकते। लेकिन अगर आज भी हम लास्ट 10 ईयर्स का भी देखेंगे तो ऐसे आपको हज़ारों बच्चे मिलेंगे जो कि गांव में या अलग से रह के अपनी स्वयं सेल्फ स्टडी करके बिना कोचिंग संस्था का मदद लिए और एग्ज़ाम पास किए हैं। ये सिर्फ लोगों में क्या हो गया कि ऐसे लोगों को दिखाया नहीं जाता है, वैसे लोगों को ज़्यादा दिखाया जाता है, प्रमोट किया जाता है जो कोचिंग संस्थाओं से निकल के आते हैं या फिर कभी उन्होंने किसी तरह का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया हो या कोचिंग में कभी एक बार जाके क्वायरीज भी कर लिया हो, या कोचिंग संस्थाएं अपना नाम बढ़ाने के लिए ऐसे बच्चे जो टॉपर्स होते हैं उनको खरीद के और अपनी संस्था को बड़ा करने के लिए इसको बड़े रूप में दिखाने का प्रयास करती है, जिसकी वजह से लोगों में एक माहौल, भय का माहौल बना है कि बिना कोचिंग संस्था के आप टॉपर स्टूडेंट्स नहीं बन सकते हैं या फिर बड़ा काम नहीं कर सकते हैं या आपका कोई भी एग्ज़ाम्स पास नहीं कर सकते हैं। तो मैं इससे बिल्कुल ही कहूँगा कि कोई भी एग्ज़ाम्स आप UPSC से ले लीजिए या फिर पुलिस तक, UPSC, PSC या जुडिशरी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या आप पुलिस, SI किसी भी तरह के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या एकेडमिक बच्चे हैं, किसी को भी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। अगर सेल्फ स्टडी प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, इट इज़ सफिशिएंट फॉर योर स्टडी। तो अगर मैं कहूँ कि इस समय कोचिंग सेंटर्स की बाढ़ आ गई है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये सच है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आज की, मैंने अभी कहा मैम आपसे कि ये ज़रूरत लोगों के बीच में पैदा कर दिया गया है। आज की ज़रूरत इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि माँ बाप, स्वयं बच्चे ये भय में है कि अगर हम कोचिंग नहीं करेंगे तो हम ये एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं स्वयं एक कोचिंग संचालक होने के नाते भी बता रहा हूँ कि हम उन बच्चों को ज़्यादा स्टडी करते देख पाते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं। वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी होते हैं और वो ज़्यादा चांसेस होता है कि वो सेलेक्ट हो। तो इसलिए मैं यहाँ आपके दर्शकों, आपके इस चैनल के माध्यम से कहूँगा कि जो भी बच्चे अगर इसको देखें या माँ बाप देखें तो उस बच्चों को ये समझाने का प्रयास करिए कि आप बिना कोचिंग संस्था के भी सिलेक्शन हो सकते हैं, एक अच्छे गाइडेंस। और आजकल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब्स पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जिनकी की गाइडेंस पड़ा हुआ है और आप
उस गाइडेंस को देख के और आप अपना तैयारी शुरू कर सकते हैं और आप अपना एग्ज़ाम भी पास कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम्स आप निकाल सकते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे एग्जाम्पल्स में। तो आपको ये नहीं लगता सर, मेरे हिसाब से मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप कोचिंग सेंटर के ऑनर भी हैं और आप खुद भी पढ़ाते होंगे मेरे हिसाब से, तो आपको नहीं लगता कि आजकल कोचिंग में बच्चे का पढ़ाना पेरेंट्स के लिए शो ऑफ का मैटर हो चुका है? दिखावा के लिए भी वो कई बार बच्चों को भेजते हैं, क्योंकि उनका बच्चा उधर पढ़ रहा है 2,000 रुपये में, तो मेरा बच्चा 3,500 रुपये में पढ़ रहा है। ये कह सकते हैं कि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है स्टेटस सिंबल बनते जा रहा है, एक स्टेटस सिंबल बनते जा रहा है। इस सेंस में स्टेटस सिंबल हो क्या है कि जैसे अब अगर आप सोसाइटी में जाते हो तो आपको बताना पड़ता है कि ये इंटरनेशनल स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ रहा है। ऐसे बड़े बड़े स्कूलों के नाम, बड़े बड़े कोचिंग के नाम बच्चों के एजुकेशन के लिए बता के और अपनी स्टेटस बनाने की कोशिश करते हैं सोसाइटी में, जो कि ये गलत है। क्योंकि मैं तो ऐसा कह रहा हूँ कि अगर आप इसके बाद भी देखिए, आप स्कूलों में, मैं एक छोटा सा लूँगा एग्जांपल, स्कूलों में भी ऐसी स्थितियां हैं, बच्चे क्लास 9, 10, 11, 12 में स्कूलों में पढ़ते हैं, बिल्कुल वही टीचर स्कूल में पढ़ाता है और वही टीचर सेम सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, और सेम सब्जेक्ट सेम टीचर बाहर भी ट्यूशन पढ़ाता उन्हीं बच्चों को। प्रेशराइज किया जाता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? इस पे पेरेंट्स की सवाल होना चाहिए और टीचर को भी सोचना चाहिए कि या तो वो स्कूल में अपना प्रॉपर नहीं दे पा रहा है, तभी उस बच्चे को कोचिंग की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हमारा घर में पेट नहीं भरेगा तो हम बाहर जाएंगे। अगर हमारी स्कूल में ही सारी ज़रूरतें, सारे डाउट्स कंप्लीट कर दिए जाएंगे, मुझे तो लग रहा है कि इस बात को बहुत ध्यान से स्कूल के संचालक को सुनना चाहिए और सबसे पहला रोक लगाना चाहिए कि जो भी स्कूल में संचालन कर रहा है, कि जो भी शिक्षक अगर स्कूल में पढ़ा रहा वो विषय बाहर नहीं पढ़ा सकता। मैंने कई बार क्योंकि इस तरह के व्यापारीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिल्कुल, मैंने कई बार ऐसा देखा है सर कि जैसे कई स्कूल्स, मतलब आप भी जानते होंगे, मैं भी कई स्कूल्स के बारे में ऐसा जानती हूँ कि बच्चों को क्लास में पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर बच्चा कोचिंग उनसे नहीं पढ़ रहा तो इंटरनल मार्क्स पे इफेक्ट दिखेगा। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और ये एक भय होता है बच्चों में भय बहुत। हाँ, रियलिटी में बहुत सारा ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे अगर आप देखेंगी तो जो मैनेजमेंट होता है स्कूलों का, क्योंकि मैं काफ़ी सारे स्कूलों से जुड़ा हूँ, तो मैं देखता हूँ मैनेजमेंट इस बात को एग्री नहीं करता है, लेकिन बच्चों में टीचर क्लास के टाइम में ऐसे भय पैदा कर देते हैं, तो बच्चों को इस डर से उनके इंस्टीट्यूशन तक पहुँचना पड़ता है, उनके कोचिंग तक पहुँचना पड़ता है, उनके घर तक पहुँचना पड़ता है, और इस भय के कारण ही ये कोचिंग संस्थाएँ आगे बढ़ रही हैं और पल पोस रही हैं। बिल्कुल। अब एक पर्सनल सवाल सर करना चाहूँगी कि पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आप 2 बार अटेम्प्ट कर चुके हैं आईएएस का मेंस, तो सबसे पहले बहुत बधाई सर आपको। थैंक यू। बट अपनी आईएएस की प्रिपरेशन और अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं सर। मैं आपको बताऊं मैम, मुझे जो है शुरू से ही सोशल वर्किंग मुझे ज़्यादा पसंद है। मैं हमेशा समाज सेवा की तरफ, मैं बचपन से ही ऐसे मदद करना चाहता था लोगों को, कहीं भी मुझे ऐसा अवसर मिलता था तो मैं प्रयास करता था, चाहे कोई भी सोसाइटी के काम हो तो मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का प्रयास, चाहे स्कूल में हो। मैं अगर सही कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट छात्र नहीं रहा हूँ, एवरेज रहा हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा स्कूलिंग के टाइम में बहुत ज़्यादा सीरियस छात्र भी नहीं रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मेरा मार्क्स आ रहा हो, 94% या 98% पा रहा हूँ। मैं एवरेज रहा हूँ, लेकिन हाँ, सोशल वर्क मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था। और जब मैं अपने सीनियर से या अपने आसपास के लोगों से समझा कि हम कहाँ हो के कम से कम रोक टोक में, ऐसा नहीं कि हम सिस्टम के किसी भी हिस्से में रह के समाज सेवा कर सकते हैं, लेकिन कहाँ तक पहुँच के हम ज़्यादा बिना रोक टोक के ज़्यादा काम कर सकते हैं, ज़्यादातर लोगों को हम सुविधाएं पहुँचा सकते हैं और ज़्यादातर लोगों को मदद कर सकते हैं। तो मेरे सीनियर्स या मेरे आसपास के जो लोग थे उन्होंने बताया कि अगर आप यूपीएससी निकाल लेते हो, आईएएस बन जाते हो, कलेक्टर बन जाते हो, तो डेफिनेटली आप एक डिस्ट्रिक्ट आपके अंदर मिलता है और उस डिस्ट्रिक्ट में आप बहुत कुछ बदलाव कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा मेरे बदलाव में बचपन से ही जो ड्रीम रहा है वो एजुकेशन को लेकर रहा, आज भी है। मैं आपके मन से एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरे पास एक प्लान था कि अगर मुझे कभी अवसर मिला तो मैं इस चीज़ को एग्जीक्यूट करूँगा, कि मैं अगर मुझे इस तरह के पोस्ट या इस तरह के ओहदा मिला है और उस जगह मिला है तो मैं एजुकेशन के लिए, मेरे दिमाग में एक प्लान था कि आज भी आप देखी होंगी हर गाँव में, ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगी तो सरकारी स्कूल है, 5वीं तक 10वीं तक जो भी सरकारी स्कूल है। अच्छा, उस सरकारी स्कूल में आज भी ऐसे शिकायत, मैं सभी सरकारी स्कूल पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, पर कुछ ऐसे सरकारी स्कूल हैं आज भी गांव में जहाँ पे शिक्षक समय से नहीं पहुँचते हैं, बिल्डिंगों की हालत बहुत जर्जर है और कैंपस बहुत अच्छा नहीं है, क्लासरूम जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो एक तरफ ये सरकार पे भी सवाल उठता है, आसपास के लोगों पे भी उठता है, लेकिन हम कह रहे हैं कि वहीं पे इसको मॉनिटरिंग करने के लिए
प्रॉपर लोग भी नहीं है, गांव में ऐसे लोग नहीं है इसको कि जो वॉच आउट कर पाए कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, टीचर्स प्रॉपर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, एजुकेशन क्या चल रहा है, कितने टीचर्स की हमारे गांव में पोस्टिंग है। हमने ऐसे भी सुना है कि एक एक टीचर पूरे गांव के स्कूल के चला रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसी टीचर की जो कमी है इसके लिए भी बात नहीं किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि मेरे पास एक प्लान था कि जो बच्चे, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गांव में रिटायर्ड लोग हैं, जो बहुत एजुकेटेड हैं और रिटायर्ड होके गांव में हैं, आर्मी से हैं, डिफेंस में हैं या फिर अदर सेक्टर्स हैं और एजुकेटेड हैं, और वो लोग खाली रहते हैं। तो मुझे लगता है कि एक गांव में ही एक बोर्ड या एक तरह का उनका कम्युनिटी बना के, या तो उनको इनडायरेक्टली क्लासेस के लिए किया जाए कि आप रेगुलर तो नहीं पर इंट्राडे करके एक दिन छोड़ के करके हम उनसे क्लास के लिए बोल सकते थे। और दूसरी चीज़, उनका एक मॉनिटरिंग बोर्ड बना सकते थे जहाँ पे जो बुजुर्ग लोग हैं गांव के, वो मॉनिटरिंग करते स्कूलों का और प्रॉपर देखते। तो मुझे लगता है कि रेगुलर टीचर भी पहुँचता और शिक्षा में बहुत बेटर सुधार किया जा सकता है। क्योंकि आज जो सबसे बड़ी कमी है, आज आप कह रही हैं कोचिंग की तरफ जो जाने की बात, यही है कि बच्चों की जब बेस कंप्लीट नहीं है तो उनको समझ ही नहीं आता कि हम शुरू कहाँ से करें, क्या पढ़ना है हमें, और जो हम पढ़ रहे हैं वो उनको समझ में भी नहीं आता। जो हम पढ़ते हैं उनको सालों लग जाता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और कैसे हम इसको समझें और क्यों पढ़ें। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा सवाल है। अगर यहाँ हम सुधार करते तो डेफिनेटली उनको आगे इसका फ़ायदा मिलता। आप मुझे थोड़ा सा आईएएस की जो प्रिपरेशन है, क्योंकि हमसे कई यूथ भी हमारा जुड़ा होगा, वो देख रहे होंगे हमें, आप थोड़ा सा उन्हें मोटिवेट करें और अपने गाइडेंस दें कि आईएएस का प्री निकालना वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है, आईएएस का मेंस लिखना भी बड़ी बात होती है। तो आप थोड़ा सा वो गाइड करें हमें और हमारे दर्शकों को भी। थैंक यू मैम, बट मैं इसे बहुत बड़ा नहीं मानता हूँ। ये तो एक बस प्रयास है, और मुझे लगता है हम जो भी दर्शक देख रहे हैं, जो भी युवा हैं, जो यूथ हैं, जो मेरी बात को सुनेंगे, वो सभी इसमें प्रयास कर सकते हैं और बहुत अच्छा, मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा अच्छा सफलता वो प्राप्त कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी या बहुत डिफ़िकल्ट तैयारी नहीं है, सिर्फ एक सोच है। सबसे पहले चीज़ होती है, अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सोच से लड़ना होगा। सबसे पहले आपकी सोच में ये आना चाहिए कि हमको कुछ करना है, क्योंकि जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आप युद्ध स्थल पे नहीं आएंगे। बिल्कुल। लड़ने के लिए आपको पहले सोचना पड़ेगा और उसके बाद हमें हथियार जुटाने के। तो सबसे पहले तो आपको सोच ज़रूरत है कि आपको करना क्या है। अगर आपके जहन में और आपके सोच में है कि हमको यूपीएससी करना है तो ठान लीजिए, और बहुत सिंपल है। प्री, और इसके तीन कैटेगरीज होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री की तैयारी थोड़ा बैलेंस है, मेंस की तैयारी थोड़ा अब्रॉड है, उसके लिए प्रैक्टिस, दोनों के लिए ही मैं कहूँगा प्रैक्टिस। और जब आप प्री और मेंस की तैयारी करते हैं, उसके साथ साथ अपने विचारों में परिवर्तन लाएंगे और विचारों को थोड़ा ब्रॉड करेंगे, तो डेफिनेटली आप इंटरव्यू के लिए भी धीरे धीरे प्रिपेयर हो जाते हैं। तो इंटरव्यू के प्रिपरेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। डिफिकल्ट है आपके लिए, डिफिकल्ट नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता होगी सिर्फ प्री और मेंस के लिए। तो मैं बता दूंगा आपको, प्री जो होता है ये आपका इंटरलिंकिंग एग्ज़ाम होता है। जैसे आप अमेरिका की स्टडी देखेंगे, अमेरिका में स्कूलिंग टाइम से ही बच्चों को इंटरलिंकिंग मेथड सिखाया जाता है। इंटरलिंकिंग का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे यहाँ के जो टीचर्स हैं, अगर वो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो स्पेशलाइज पढ़ा रहे हैं। अच्छा, उसको लिंक करने नहीं पढ़ाते। अगर आप अमेरिका में यही चीज़ें देखेंगे, अदर एग्जाम, नॉर्वे है आज के डेट में, स्वीडन है, टॉप कंट्रीज हैं एजुकेशन के लिए, तो यहाँ की अगर आप एजुकेशन देखेंगे, यहाँ की सरकारी स्कूलों में इतनी अच्छी व्यवस्था है। इंटरलिंकिंग मेथड सिखाया जाता है बच्चों को कि आप ज्योग्राफी को हिस्ट्री के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं और ज्योग्राफी हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक को कैसे लिंक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो अगर बच्चा लिंक करना सीख गया, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो बेसिक एनसीईआरटी से पढ़ना, क्लास 6 से। सबसे बेस्ट बुक है जो कि मैं देखता हूँ कि प्राइवेट स्कूलों में बहुत बड़ा बस्ता जो है डाल दिया जाता है स्कूलों का, और बहुत सारे उसमें बुक्स होते हैं अननेसेसरी के बुक। बच्चे बुक देख के इतना डर जाते हैं कि प्रॉपर तरीके से स्टडी नहीं कर पाते। तो अगर वो एनसीईआरटी को क्लास 6 to 12, कुछ सेलेक्टेड बुक्स, उसमें भी कुछ सेलेक्टेड हैं, अगर आपको कभी आप दे दीजिएगा, कभी अगर किसी भी बच्चों को गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगा तो आप मेरा नंबर लिंक पे डाल दीजिएगा, वो मुझसे कनेक्ट कर सकता है। तो कुछ सेलेक्टेड बुक हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा, और कुछ जो है रेफरेंस बुक है अगर आप प्री के साथ तैयारी कर रहे हैं। और प्री के साथ साथ अगर आपने रिटेन की भी तैयारी शुरू कर दिया, जो भी चीज़ें अगर आप पढ़ रहे हो इंटरलिंकिंग तरीके से, उसको करंट के इशू के साथ, करंट में जो भी टेम्पररी इशू चल रहा है उसके साथ रिलेट करके अगर लिखना शुरू कर दिया, क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दिया, जब भी आप पढ़ रहे हो सेल्फ क्वेश्चनिंग करना सीखिए कि जो हम पढ़ रहे हैं इसका उपयोग क्या है। बिल्कुल। जो हम पढ़ रहे हैं क्या ये हमारे मेंस में उपयोगी होगा या प्री में उपयोगी होगा, या फिर हमारे लाइफ में इसका क्या उपयोगी है, और अगर उपयोगी तो इसमें हम और क्या इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे ये सवाल करके अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया ना,
क्योंकि देखिए टीचर, हम स्वयं एक शिक्षक हैं और कार्य कर रहे हैं शिक्षा पे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षक को ये नहीं सिखाना कि क्या पढ़ना है। जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूपीएससी में ये पढ़ना है, सबसे ज़्यादा उनको ये सिखाना है कि कैसे पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, और क्या ये भी नहीं पढ़ना है, महत्वपूर्ण और होता कैसे पढ़ना है और कैसे सोचना है। सोचो तुम अपने मन का जितना सोच सकते हो, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि एक सोच जैसा सभी आईएएस ऑफिसर हो। अगर आईएएस ऑफिसर बन रहे हो, अगर बनने की सोचे हो, तो आपकी खुद की आइडियोलॉजी होनी चाहिए, खुद की सोच होनी चाहिए, उतना डिग्निटी होनी चाहिए कि आप कुछ सोच पाओ, तभी आप कुछ इंप्लीमेंटेशन कर पाओगे। नहीं तो उस जगह पे आपको जाने के कोई औचित्य नहीं। बिल्कुल नहीं। एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, क्योंकि आजकल सर मैं देख पा रही हूँ कि आजकल बहुत सारे बच्चे बहुत कम एज से प्रिपरेशन पर लग गए हैं। मतलब कुछ लोग वेट करते हैं कि पहले यूजी पीजी हो जाए। अपने विंध्या डिवीजन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि पहले हमारा बीए हो जाए या बीकॉम हो जाए, फिर एमबीए कर लें, एमएससी कर लें, आफ्टर दैट हम प्रिपरेशन करेंगे। और वहीं मेट्रो सिटीज़ या बड़ी स्टेट्स की अगर मैं बात करूँ, साउथ इंडिया साइड, बच्चे बचपन से ही प्रिपरेशन पे हैं। मतलब मैं देख पा रही हूँ अब कि 10th 11th से बच्चा प्रिपरेशन पे है, और यही आईएएस पीएससी इन सब की प्रिपरेशन पे। वहीं अपने विंध्या डिवीजन का बच्चा पढ़ रहा है, तो वो पढ़ रहा है पीजी के बाद या यूजी कंप्लीट होने के बाद वो सोचते हैं कि हमें क्या करना है। तो इस पर कैसे काम किया जा सकता है या कैसे इनकी सोच बदली जा सकती है? बहुत अच्छा सवाल है मैम आपका, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया। क्या है, इन दोनों के बीच में थोड़ा सामंजस्य है। सबसे पहले मैं उन बच्चों के लिए आपसे बात कर दूं जो बच्चों आपको लग रहा है अगर वो क्लास 6 से और 7 से यूपीएससी जैसी तैयारी को शुरुआत की है तो ये गलत है। उनको तैयारी शुरुआत नहीं करना है, उनमें ये चीज़ें समझ आ जाती है। जो बच्चे अगर शुरू से ही तैयारी करना चाहते हैं तो बस ये समझ आ जाती है कि इसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेना अपने दिमाग में, आराम से रिलैक्स होकर तैयारी करना है। आपको एनसीईआरटी शुरू करो, क्लास 6 की एनसीईआरटी आपको पता है कि इंपॉर्टेंट है, पर इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं कि सेम उसी से मेंस लिखने के लिए आपको आ जाएगा। बस वो एक चीज़ इसलिए है क्योंकि आपका बेस तैयार हो। तो ये भी वहाँ ध्यान रखना है कि आप बहुत बचपन से तैयारी करने के चक्कर में आप अपने बेस को मत खो दीजिए, क्योंकि आप रेफरेंस की तरफ भागेंगे तो आपका बेस कमजोर हो जाएगा। तो सिर्फ अभी मैं उन कहूँगा कि जो क्लास 6 से क्लास 7 से जो बच्चे तैयारी करने का प्रयास कर रहे हैं वो अपने बेस पे काम करना शुरू कर दें। अगर वो अभी से अपना बेस बनाने का शुरुआत कर देंगे तो उनको आगे मदद मिलेगा। हाँ, जो तैयारी सीरियस में करना चाहते हैं वो 12वीं के बाद करें। 12वीं तक अपनी एनसीईआरटी का बेस को प्रॉपर तरीके से, जो क्लास का है उसको तरीके से तैयार करिए, नोट्स के साथ तैयार करिए। हाँ, जैसे ही आप ग्रेजुएशन में जाते हैं तो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट बदल जाता है। जो भी आप करना चाहते हैं वहाँ से आप तैयारी बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत पहले से तैयारी करने से। क्योंकि अगर आप 6 क्लास से तैयारी कर रहे हो तो 6 से 12 जाने में 6 ईयर हो जाएगा। हो सकता है कि आपके मन में वो बर्डन लगने लगे, वहाँ से आप डाइवर्ट भी हो सकते हो, ये भी चांसेस ज़्यादा है। और बहुत ज़्यादा आप उससे आपके मन में उसके लिए वो हो जाए कुछ करने का और वो ना मिल पाए तो फिर आप डिप्रेशन में जा सकते हो। ऐसे बहुत सारे चांसेस हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको डिप्रेशन में या बहुत सीरियस नहीं लेना है, आराम से रिलैक्स होके और उस तैयारी को प्रॉपर तरीके से करना है। हाँ, जो बच्चे, आपका सवाल दूसरा था कि जो बच्चे ग्रेजुएशन या पीजी करने के बाद तैयारी करने के सोचते हैं, हाँ वहाँ भी गलत है, क्योंकि आप बहुत लेट हो जाते हो। क्योंकि आज का जो कंपटीशन है, वो जो नए यूथ हैं वो बहुत फास्ट है। आप जितने भी आईआईटी और मेडिकल के छात्र देखिए, ये अपने आईआईटी करते, मैंने ऐसे बहुत सारे छात्रों से मिला दिल्ली में, दिल्ली वाजीराम में, कि जो बच्चे 3rd ईयर में या 2nd ईयर में थे, आईआईटी कर रहे थे, कानपुर से आते थे सिर्फ नोट्स लेने, और वो कोचिंगों के नोट्स लेके जाते थे और सेल्फ स्टडी करते थे, और उनका एग्ज़ाम निकलते मैंने देखा है। ऐसे काफ़ी सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम्स निकाला सेल्फ स्टडी करके, यूपीएससी में आज सेलेक्टेड हैं, अलग अलग जगह पोस्टिंग है। बहुत अच्छी चीज़ है सर। मुझे एक ये बात भी जाननी थी, जैसा कि आपने कहा कि आपकी स्कूल टाइम पे आप बहुत एक्स्ट्रा एडवांस बच्चे नहीं रहे हैं, बट स्टिल आप प्रिपरेशन पे हैं और बहुत फोकस्ड हैं, और नो डाउट आप काफ़ी बेहतर भी कर रहे होंगे, मैं पूरी उम्मीद भी यही कर रही हूँ। बट स्कूल लाइफ में कई बार कहा जाता है कि ना, जो 90+ वाला बच्चा है वही आईएएस यूपीएससी की प्रिपरेशन करे, 60-50 वाले की बहुत वैल्यू नहीं। ये सिर्फ एक धारणा है पेरेंट्स की, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। लेकिन आप अपने बारे में बताएं कि एक एवरेज स्टूडेंट यूपीएससी, आईएएस की प्रिपरेशन या सीडीएस या एनडीए, ये एग्ज़ाम्स पे कैसे बैठे और क्या प्रिपरेशन लेके, मेंटल जो सपोर्ट की मैं बात करती हूँ, क्योंकि पेरेंट्स कई बार सपोर्ट नहीं करते, उस पर क्या विचार है? अपनी स्कूलिंग लाइफ के बारे में भी थोड़ा हमें बताएं। मैम, मेरा स्कूलिंग लाइफ बहुत सिंपल रहा है। मैं साधारण विद्यार्थी रहा हूँ, 12वीं तक अपनी 12th साइंस से पूरा किया, फिर ग्रेजुएशन मैंने आर्ट्स से किया, और बहुत सिंपल स्टूडेंट्स रहा हूँ। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरे अंदर नहीं था, बस सिर्फ ये था कि मुझे कुछ सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना।
और वो सभी को होना चाहिए जो भी अगर एजुकेटेड हो रहे हैं या शिक्षा ले रहे हैं, क्योंकि शिक्षा में आपके साथ साथ देश का रिसोर्सेज भी आपके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम देश के रिसोर्स का इस्तेमाल किए हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस रिसोर्स के बदले कुछ देश को दें। बिल्कुल। तो ये हर यूथ की एक सोच होनी चाहिए, ये मेरी सोच है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि सभी का हो। दूसरी चीज़ मैम, जो स्कूलिंग के टाइम में मैंने जो अनुभव किया है, मुझे जो पढ़ाई में डिफ़िकल्टीज लगती थी कि टीचर सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ाते थे, कभी हमारी भावना का ख्याल नहीं रखा गया था क्लास में कि क्या आज हमें पढ़ने का मन है कि नहीं। हमें डंडे के बल पे पढ़ाने का प्रयास किया जाता था। बिल्कुल। हम जो चीज़ नहीं समझते थे या इंटरेस्ट नहीं आता था, उसका डंडे के बल में समझाने का प्रयास किया जाता था। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो इस बात का अनुभव हुआ कि पढ़ाई तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, रियली इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि किसी भी बच्चे को, बच्चा तो छोड़ दीजिए, किसी रिक्शे वाले को जो बिल्कुल शिक्षा से उसका कोई नाता नहीं है, सालों से शिक्षा छोड़ चुका है, अगर उसको भी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जाए तो आज बहुत सुनने पसंद करता है, बहुत ध्यान से देखता है और सीखने का प्रयास करता है। क्योंकि आज एक बहुत अच्छा माध्यम है आपके पास मोबाइल, हर आदमी तक पहुंच है उसका। और इसका एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, आज बहुत अच्छा देश में एजुकेटर, मैं उनका नाम लूँगा, खान सर हैं, GS खान रिसर्च सेंटर चलाते हैं पटना में। आज खान सर को देख लीजिए, रिक्शा वाला भी देख रहा, बिल्कुल, हर आदमी देखता है, क्योंकि उनको उस चीज़ को बताने का इंटरेस्ट अलग है। तो मैंने जो अनुभव किया, मैं वही चीज़ कहूँगा कि मैं वहाँ बहुत गलत अनुभव, क्योंकि हमें धीरे धीरे चिढ़ होने लगता है, मतलब हमें गुस्सा आने लगता है शिक्षा से, हमें बोझ लगने लगता है, क्योंकि जो हमारे शिक्षक हैं वो रिसर्च पे काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो व्यापारीकरण पे काम कर रहे हैं। कितना ज़्यादा पैसा कमा लें, कितना ज़्यादा हम उगाही कर लें। इसका एक और रीज़न है क्योंकि उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो लोग आ भी रहे हैं ना, वो बोझ समझ के एजुकेशन में आ रहे हैं। कभी कोई यूथ का इंटरेस्ट नहीं होता कि मुझे टीचर बनना है, वो तो जब फेल हो जाता है, जब चारों तरफ से उसका रास्ता बंद हो जाता है, तब वो BA DED जैसे डिग्रियां ले लेके और एजुकेशन की तरफ बढ़ता है और शिक्षित देता है। तो जो स्वयं को बोझ बना लिया शिक्षा को, और ऐसे लोग जाएंगे तो वो शिक्षा को बोझिल ही कर देंगे। ये बहुत समझने, आज देखिएगा प्राइवेट स्कूलों में 2-2 हज़ार, 1,500, 1,000 रुपये में लोग पढ़ा रहे हैं और शिक्षा को बोझिल बना दिए हैं बच्चों को। तो आने वाले यूथ के लिए बड़ा डेंजरस चीज़ है ये, क्योंकि अगर आप शिक्षा को इंटरेस्टेड नहीं बनाएंगे, इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं पढ़ाएंगे, तो आप नहीं समझा सकते हैं ना। उन बच्चों का इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि आज के डेट में, पहले क्या था, पहले जो एजुकेशन सिस्टम में था मैम, डाइवर्सिटी कम था, लोग फोकस थे। अगर स्कूल जा रहे हैं तो उनके पास कोई दूसरा ऑप्शंस नहीं था, या तो बाहर खेलेंगे या तो मस्ती करेंगे, लिमिटेड टाइम था। आज हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। और उस डाइवर्सिटी के युग में अगर आप बोरिंग पढ़ाई पढ़ाएंगे तो बच्चे नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको नॉर्मल गेम को रोस्टिंग करने वाला ज़्यादा पसंद आ रहा है हमारे पढ़ाने वाले से ज़्यादा। 5th क्लास के बच्चे से पूछिए कि 5 गेम रोस्टर का नाम बता दो, तो तुरंत बता देते हैं। और वही उस 5th क्लास से वाले तो कि इंडिया के टॉप 5 एजुकेटर का नाम बता दो, तो नहीं बताता है बच्चा। रीज़न इंटरेस्ट, क्योंकि, और इसमें गलती किसका है? बच्चे का नहीं है, हम टीचरों की है, क्योंकि हम शिक्षा को बोझिल बना रहे हैं, हम शिक्षा को सब्जेक्ट बना रहे हैं, इंटरेस्टेड नहीं बना रहे हैं। और जिस दिन हम इस शिक्षा को इंटरेस्टेड, जो भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ा रहे हैं, कोई भी टीचर हो, किसी भी सब्जेक्ट को, उस पर रिसर्च करें, उस पर एग्जाम्पल सेट करें, बच्चों को ऐसा लगे कि फन कर रहे हैं हम, पढ़ाई से ज़्यादा फन लगे, फन लर्निंग, हाँ, फन लर्निंग कर सकते हैं। और भी चीज़ें हैं जिसको डाइवर्सिफाई करके हम बच्चों को बहुत अच्छा सिखा सकते हैं। आप जैसा बता रहे हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इन बातों से। आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ हो कि आपका मन डाइवर्ट हुआ या कोई प्रॉब्लम आई? क्योंकि फोकस होना, कंसिस्टेंसी एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है लोगों के पास। कंसिस्टेंसी ही नहीं है लोगों के पास। मतलब हम लगातार कोई काम करना नहीं चाहते। मैं 30 दिन ये करना चाहती हूँ, 31वें दिन में बोर हो चुकी हूँ उस काम से, फिर मैं दूसरे काम पे जाना चाहती हूँ और मैं दूसरा भी करना चाहती हूँ, मैं सब जगह ट्राई करना चाहती हूँ, सक्सेस में एक में भी नहीं हो पाऊँगी। तो आप इतना फोकस्ड और आप इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन कर पाए? जब आप अपने ड्रीम के साथ जीते हैं ना, तो आपको कंसिस्टेंसी के लिए और कंटिन्यूटी के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती, या किसी डाइवर्सिटी के लिए आवश्यकता नहीं होती है। आप अपने आप जब रोज़ सुबह उठते हैं और आपको शाम तक का लक्ष्य होता है, आपके पास काम करने के लिए आपके पास जगह होता है, या काम करने के लिए एक सोच होता है कि आज हमको क्या काम करना है, तो आप निश्चित रूप से आप डाइवर्ट नहीं। ये मेरा मानना है कि अगर आप में टाइम बैलेंस है, अगर आप फोकस्ड हैं अपनी चीज़ों पे, और आपके लिए, आपके पास काम करने के लिए अथाह चीज़ें पड़ी हुई हैं कि बहुत सारा काम है मुझे करना है, तो रोज़ आप सिर्फ 3 ही 4 काम कर पाते हैं, तो आपका काम का जो बैग है वो हल्का हो ही नहीं पाता है।
और ये हल्का नहीं हो पाता है तो आप अपने लक्ष्य से भटकने का कोई चांस नहीं रहता। लेकिन अगर आपके बैग बहुत सारे हैं और एक एक निकाल के खा रहे हैं तो बैग कम तो नहीं हो रहा है, लेकिन कभी जो बिस्किट जो अच्छा लगेगा दूसरा बिस्किट आपको छोड़ने का मन करेगा। तो रीज़न ये है, अगर आप एक ही जगह से बिस्किट खाते हैं, रोज़ खाते हैं और बहुत सारा पड़ा हुआ है तो आप आराम से खाते रहेंगे। तो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम या कोई ऐसा आपको याद आ रहा है? देखिए, प्रॉब्लम्स आप... बहुत सारे आते हैं, हर आदमी की लाइफ में आते हैं मैम। स्कूल के टाइम में एक बार ज़रूर, जो आप कहना चाह रही हैं, स्कूल के टाइम में मुझे एक बार आया था जब मैं क्लास 8th में था और मैंने अपनी मैथ्स की कॉपी पूरा नहीं किया था और एक टीचर ने मुझे गोला बना के और हमको घुमा घुमा के उसमें मारे थे। गोला बना के मतलब नहीं? वो एक अपने उससे छड़ी जो था, छड़ी से वहाँ पे वो गोला कर देते थे और बोलते थे कि इससे बाहर नहीं जाना है। ओके। और इसी में हम मारेंगे और बाहर जाओगे तो रिपीट कर देंगे ये तुम्हारी पिटाई, क्योंकि हमने कॉपी पूरा नहीं किया था। और उन्होंने पीटा, मैं बहुत दुखी हुआ था, क्योंकि सही बताऊं तो मुझे उस समय उनकी मैथ हमको समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने टीचर से ये बात बोल पाऊँ कि मुझे जो है ये बात समझ में नहीं आती या आपकी मैथ्स नहीं समझ में आती, क्योंकि डर लगता था। और कभी कभी क्या होता है कि टीचर इतना हावी हो जाता है स्कूल में और पेरेंट्स के सामने भी कि हम ना पेरेंट्स के सामने बोल पाते हैं ना ही टीचर के सामने, तो हम सिर्फ अपने संकुचित मन में उस विचार को अंदर करके रखे रहते हैं कुछ को। वो मेरे लिए बहुत गंदा मोमेंट था। मेरे को एक बार लगा था कि मैं पढ़ाई अब नहीं करूँगा, 9th में अब एडमिशन ही नहीं लूँगा। लेकिन हमारे सिस्टम में हमारे माँ बाप जो ऐसे होते हैं कि वो एक सिस्टम बना हुआ है, आपका मर्जी नहीं पूछा जाता, आपको उस सिस्टम में क्रॉस करना ही है। आप 8th पास कर लिए तो 9th में जाना ही है, बिल्कुल, किसी भी तरीके से आपको पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और शिक्षा धीरे धीरे जब हम खुद समझना शुरू किए तो बहुत मज़ा आया। और अब शिक्षा में मुझे हर रोज़ पढ़ना बहुत पसंद है और मेरा अगर सबसे फेवरेट चीज़ कोई पूछेगा तो मुझे किताबें पढ़ना है। बिल्कुल। मैं अपने दर्शकों से एक बात और बताना चाहूँगी कि सर हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो यूपी से मध्य प्रदेश में आते हैं और मध्य प्रदेश में सतना ज़िले के नौगौद में उन्होंने खुद का एक कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया हुआ है। तो एक अपने आप में ही एक क्वेश्चन ये उत्पन्न होता है सर कि यूपी से एमपी आना और एमपी से सतना में ही आकर नौगौद जैसा एक छोटा सा कस्बा है, मैं जितना जानती हूँ, मैं भी नौगौद जाती हूँ, तो एक नौगौद छोटा सा कस्बा है, वहाँ पर कोचिंग सेंटर खोलना अपने आप में एक क्वेश्चन उत्पन्न करता है कि वहाँ जाकर ही क्यों किया आपने। और आज आपने जैसा बताया कि 200-250 बच्चे आपके कोचिंग सेंटर पढ़ते हैं, कई टीचर्स को आपने जॉब भी दी हुई है, तो ये सब स्टार्टअप मतलब जो आपने किया है वो सक्सेस भी है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले मैं बताऊं मैम कि जब मैंने कहा कि मुझे हमेशा सोशल वर्क बहुत पसंद है, मैं ये काम बड़े शहर में भी कर सकता था, आपके सतना में कर सकता था, इंदौर में जाके कर सकता था, क्योंकि एजुकेशन है, कहीं भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सभी लोग व्यापारीकरण की तरफ बढ़ जाएंगे, सभी पैसे कमाने की तरफ बढ़ जाएंगे, तो वंचित लोगों का ध्यान कौन रखेगा? सही बोल रहे। अगर हमें शिक्षा मिला है तो सिर्फ इसलिए नहीं मिला है कि हम इसका सिर्फ व्यापारीकरण करें या सिर्फ हम पैसा कमाने के उद्देश्य से इस काम को करें। सही। हम उस उद्देश्य से भी कर सकते हैं कि हम दोनों चीज़ को बैलेंस कर सकें। हाँ, रही बात पैसे की, हम मानते हैं, इस बात से एग्री हैं, बड़े शहरों में पैसा जो है बहुत ज़्यादा है, उससे 50 गुना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं आप, उससे 50 गुना ज़्यादा अच्छा लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं। लेकिन जब आप एक गांव का ऐसा बच्चा आता है, आज हमारे इंस्टीट्यूशन में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ते हैं जिनसे मैं फ़ीस नहीं लेता हूँ। अभी परसों की बात बता रहा हूँ, एक बच्ची आई और बोली कि सिर्फ सर मैं 400 रुपये फ़ीस दे पाऊँगी और मुझे पूरे दिन यहाँ पे रह के पढ़ना भी है, क्लास भी लेना है। क्या समय? हम क्या बेटा, ये 400 रुपये आप रख लीजिए और आप इससे अपनी किताबें खरीद लीजिएगा, जब आप सेलेक्ट हो जाइएगा तो मेरे लिए 1 केजी मिठाई ले आना, आधा केजी मत ले आना। तो बोली कि सर ज़रूर 2 केजी लेके आऊँगी मैं। और ये जो खुशी मिलती है ना, इससे बड़ा खुशी मुझे पैसा शायद नहीं दे पाएगा, उस लग्जरियस एसी में बैठ के वो खुशी मुझे नहीं मिल पाएगा। और इसी खुशी के लिए मैं ग्रामीण क्षेत्र को चूज किया। और ऐसा नहीं मैम, मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए भी मैं आपको एक और इनोवेटिव चीज़ बताऊंगा जो इस शहर में नहीं हो रहा। शहर में, जो पूरे सतना शहर में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो अपने इंस्टीट्यूशन में डिजिटल बोर्ड से बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया जी। पर मैंने उस महंगे बोर्ड को पता किया और मैंने उससे छोटे छोटे अमाउंट देके, क्योंकि हमारे पास उतना इनकम ऑफ सोर्स नहीं होने के कारण हम एक साथ उसको नहीं खरीद सकते, छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में देके, छोटे छोटे अमाउंट करके, और उस चीज़ को लाया और मैं उस छोटे से जगहों पे बच्चों को बेस्ट सुविधा देने का प्रयास करता हूँ
कि जो इनको दिल्ली में मिल रहा है, इंदौर में मिल रहा है, तो इनका मनोबल डाउन ना हो, ये चीज़ यहीं देखें। मेरा एक सबसे बड़ा उद्देश्य है कि बच्चों के अंदर जो है हीन भावना होती है कि जो इंदौर में रह के डिजिटल बोर्ड से पढ़ रहा है, उस भीड़ में जो 500-1000 के भीड़ में पढ़ रहा है, हालांकि वो बहुत अच्छा शिक्षा नहीं प्राप्त करता है, वो सिर्फ दूर से बोर्ड देखता है, उससे अच्छा आप मोबाइल में पढ़ लेते हो। लेकिन उनको एक हीन भावना है कि जो इंदौर में पढ़ रहा है वो सबसे अच्छा पढ़ रहा है, और भोपाल में पढ़ रहा है, दिल्ली में पढ़ रहा है। तो मैं उन बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए कि देखो ये बोर्ड यहाँ भी आ सकता है और इस पर हम यहाँ भी पढ़ा सकते हैं। और वही चीज़ 1857 की क्रांति अगर हम इंदौर में पढ़ेंगे तो 1857 ही रहेगी, और नागौद में पढ़ेंगे तो 1857 ही रहेगी। तो ये परिभाषा को बदलने के लिए, मैं बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह का हम प्रयास भी करते हैं और इनको चेंजेस करने का भी प्रयास करते हैं नए नए तरीके से। जैसे उनको वीकली टेस्ट कराना, नोट्स प्रोवाइड करना, करेंट अफेयर्स रेगुलर देना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम करते रहते हैं कि बच्चों के मन में हीन भावना नहीं आए कि हम दूसरे बड़े शहर में नहीं गए तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। और मैं आपसे दर्शकों को बता दूं कि काफ़ी बच्चे मतलब पूरे एमपी में 8th रैंक मैंने एसआई में दिया। अंबिकेश मिश्रा नाम है, नाम तो नहीं लेना चाहिए लेकिन मन से मैं बता रहा हूँ, अंबिकेश मिश्रा हैं, सतना के ही हैं, नागौद से। उन्होंने पढ़ाई किया और उनको 8th रैंक है पूरे मध्य प्रदेश में, जिनको मैंने पढ़ाया है। ऐसे पुलिस में मेरे 17 से 18 बच्चे हैं जो कि सिलेक्टेड हैं। वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 होता है। वर्ग 1 में 4 लोग सिलेक्टेड हैं, एक महिला तो यहीं पोस्टिंग है। उस महिला की एक छोटी सी कहानी बताऊंगा आपको। मैम वो 1.5 महीने की बच्चे को लेके आती थी हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन, और वो जो है रेगुलर आई हैं और यही अप्रैल मई जून की महीना रही है, और वो 3.5 महीना कोचिंग की है। हिस्ट्री से थी वो। मैं रियली प्राउड महसूस करता हूँ कि 1.5 महीने के बच्चे को लेके आना और वहाँ बैठना, और उन ऑफिस में बच्चा उनका बैठा है। लेकिन हाँ, धन्य है उनके सास ससुर को भी। लोग हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं लेकिन मैं यहाँ पे बहुत प्रशंसा करूँगा कि उनकी सास ससुर रोज़ आते थे उनके साथ और 2.5 घंटा बैठते थे जब तक हमारी क्लास चलती थी। और आज वो सिलेक्टेड है, आपके सतना में ही पोस्टिंग है, वो वर्ग 1 में हिस्ट्री से टीचर है। अगर तो ऐसा मैम देख रही हैं तो हाँ, मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। और अगर हमें ससुराल मायके पक्ष तो सपोर्ट करता है तो बहुत अच्छा लगता है, बट अगर ससुराल पक्ष एक लड़की, एक महिला को सपोर्ट कर दे तो ये अपने आप में एक बहुत ही गर्व का विषय है इंडियन सोसाइटी के हिसाब से मैं कहूँगी। क्योंकि जिस तरीके से मैम को सपोर्ट मिला, क्योंकि महिलाएं बहुत सारा करना चाहती हैं, बहुत मेहनत भी कर लेंगी, वो घर प्लस बाहर मैनेज करना अच्छे जानती हैं और करी हैं, बट सपोर्ट नहीं मिलता सर। इसमें एक और चीज़ जोड़ूँ मैं, मेरा जो इंस्टीट्यूशन है वो 4 साल से 40 साल तक के लोगों के लिए, आज भी मैं जिनको पढ़ा रहा हूँ, अभी वर्ग 2 की एग्ज़ाम्स होने वाली है। हाँ। 28 से ऐसा माना जा रहा है कि एग्ज़ाम होगा। वर्ग 2 की मैं क्लासेस देता हूँ। मेरे पास ज़्यादातर 30 अबव जो है शादीशुदा महिलाएं हैं जो कि तैयारी कर रही हैं, और मेरा अनुभव रहा है कि बहुत अच्छा तैयारी करती हैं और बहुत मेहनत करती हैं, लगन से मेहनत करती हैं। उनके अंदर मैंने जुनून देखा है कि वो घर के सारा काम करने के बाद, कुछ तो ऐसी भी महिलाएं हैं जो अलग अलग सेक्टर में वर्किंग भी हैं लेकिन उनको और आगे कुछ करना है, तो अपना वर्किंग सेक्टर पे भी काम करती हैं, घर के काम भी करती हैं, वो वापस से आके पढ़ाई भी करती हैं, और मैंने देखा है मुझे आउटपुट भी बहुत अच्छा देती, और मुझे पूरा भरोसा है कि उनकी सिलेक्शन भी होगी। तो ऐसे मैम मैंने ग्रामीण क्षेत्र के कम से कम मैंने 13 से 14 लोगों को मैंने टीचर बनाया। बहुत बड़ा। तो मुझे इस बात की खुशी होती है कि मैं ऐसे ऐसे लोगों को पढ़ाया है जहाँ पे सुविधाएं मिलना मुश्किल था। शायद वो प्रतिभा किसी घर में बर्तन धोते हुए मिलती, कोई और घरेलू कार्य करते हुए मिलती, लेकिन आज वो घरेलू कार्य के साथ साथ स्वावलंबी हैं, आज सेल्फ डिपेंडेंट हैं। वो महिलाएं और लोगों को भी आगे बढ़ा सकती हैं, अपने आसपास अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दे सकती हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आई हैं, और उनको देख के मुझे लगता है कि आसपास के और भी महिलाएं निकलेंगी और कुछ करने का प्रयास करेंगी। ऐसे में अपने आप एक टीचर को मोटिवेशन मिल ही जाता है, पैसे हो ना हो मोटिवेशन अपने आप मिलता है। मुझे एक क्वेश्चन और था सर कि जहाँ कोचिंग सेंटर्स अपने आप में पैसा कमा रहे हैं, व्यवसायीकरण तो पूरी तरह से हो ही चुका है, इतने ज़्यादा कोचिंग सेंटर हैं कि बाढ़ सी आ चुकी है, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम देखिए, कोचिंग क्या हो गया है, जो भी बच्चे तैयारी करते हैं अगर उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो एक छोटे से कमरे में, एक कहीं भी रूम में लेके पढ़ाना शुरू कर देते हैं और उसको फिर बड़े स्तर पे लेके चले जाते हैं। अच्छा, कोचिंग का बढ़ाने से क्या है कि आपको बड़े बड़े कोचिंग वाले लोग इसको इतना बड़े स्तर पर एडवर्टाइजमेंट कर दिए हैं कि जो टॉपर है वो हमारे इंस्टीट्यूशन का है, और सबको लगता है कि हमको टॉपर बनना है। लोग ये नहीं देखते हैं कि उस जो इंस्टीट्यूशन ऐड करता है कि हमारा ये टॉपर फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड, हम कह रहे हैं कि उन्होंने दिया है 10
सिलेक्शन दिया है। अगर 1000 सीट में से 10 सिलेक्शन उन्होंने दिया है, बाकी के हम कह रहे हैं कि और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन मिला के 30 सिलेक्शन टोटल दे दिए 1000 सीट से, तो भी 970 सीट कोई ना कोई और दे रहा है ना। और ये लोग भी ऊपर से, अब सबको पता है कि लोग खरीद के और उन बच्चों को ऐड में आजकल ये दिखाते हैं। बहुत चलन में है, बिल्कुल। बच्चों को पे करके और बताते हैं कि ये हमारे इंस्टीट्यूशन के हैं। ऐसे बहुत सारे देखे होंगे। आजकल एक बड़ा कंट्रोवर्सी भी हुआ है काफ़ी सारे चैनल्स पे और काफ़ी सारे यूट्यूबर्स के बीच में आपस में कि ये हमारे टॉपर हैं, वो हमारे टॉपर हैं। इसको लेके अब शिक्षकों में आपस में टॉपर को लेकर लड़ाई हो रही है। अभी देखिए इस शिक्षा के लिए कितना निंदनीय है। बिल्कुल। दूसरा सवाल ये है कि इन लोगों के, मेरा एक सवाल है कि उस इंस्टीट्यूशन में ये नहीं दिखाते हैं कि उसी समय उस बड़े से इंस्टीट्यूशन में 10,000 के बैच होते हैं। हाँ, ये 10,000 लोग पढ़ते हैं और उसमें से सिर्फ सिलेक्शन होते हैं 10 लोग। हाँ, हम कह रहे हैं 20 बहुत लोग। खींच के 20-30, हाँ, 10,000 बच्चों में। उनका सक्सेस रेशियो 0.001% रहता है और फिर भी प्रमोट ऐसे करते हैं कि 100/100% सिलेक्शन। तो जो भी बच्चे इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से इस बात को देख रहे हैं, तो हम तो कहेंगे कि सबसे पहले जांचें, परख करें और खुद ही सोचें इस विषय में। भीड़ का शिकार ना हो। जैसे भीड़ देखते हैं कि जहां भीड़ जाती है उधर ही पूरा भीड़ निकल के चली जाती है। हाँ, मैंने ये भी देखा है सर कई बार कि एक कोई कोचिंग सेंटर का नाम हो गया, जैसे आजकल आप भी जानते हैं गूगल में सबसे फ्रंट एंड पे जो दिख गया वो सबसे फेमस, वो पैसे दे के होता है ऑब्वियसली। बट जब हम सर्च करने पे आते हैं तो जो टॉप लेवल के टॉप 5 कोचिंग सेंटर्स हैं, बच्चा उसी पे जाना प्रेफर कर रहा है, भले ही इतनी हाई लेवल फीस है कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा। पेरेंट्स लोन लेके एफडी तोड़वा के बच्चे को भेज रहे हैं। इस लेवल का कंपटीशन है और ऐसे में अगर बच्चा नहीं निकाल पाता तो वो फ्रस्ट्रेट होता है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले ये है कि अगर वो बच्चा एजुकेटेड है और पेरेंट्स अगर एजुकेटेड हैं तो दोनों इस विषय को जांचें। वही मैं कह रहा हूँ कि भीड़ का आप शिकार मत होइए। कोचिंग वाले भी उन्हीं बच्चों का इंटरव्यू रिलीज करते हैं, उन्हीं बच्चों को बार बार एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं जो सेलेक्टेड है। जो फेलियर बच्चे उनको नहीं दिखाते। हमारे इंस्टीट्यूशन में भी एक साथ 50-50 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन 5 ही का सिलेक्शन होता है, 6 का सिलेक्शन। मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ, भले मैं इंस्टीट्यूशन चलाता हूँ, पर मैं यहाँ आपके मन से कह रहा हूँ कि बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप कोचिंग ही आपको सिलेक्शन दिला पाएगी। अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है आपकी पढ़ाई में, तो आप स्वयं से भी प्राप्त कर सकते हैं सफलता। किसी भी कोचिंग, किसी भी इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप खुद ही डिसिप्लिन नहीं है, खुद ही कंसिस्टेंसी आपके अंदर नहीं है और आप फिर कोचिंग के भरोसे आप जा रहे हैं, तो कोचिंग के पास कोई मेडिसिन नहीं है जो आपको उस मेडिसिन को खिलाएगा और आपको सफलता प्राप्त हो जाएगा। ये सिर्फ एक भ्रम बिका जा रहा है और इस भ्रम से ही पैसा बनता है, क्योंकि डर ही दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट होता है। डर, जिस चीज़ में डर है वो सबसे ज़्यादा बिकेगा। और इसका एग्जाम्पल अभी आपने कोरोना के टाइम में देख लिया था। 98% लोग सैनिटाइजर जैसी चीज़ों को नाम नहीं जानते थे, बिल्कुल। लेकिन लोग 50-50 रुपये, 30-30 रुपये की चीज़ को 200-200 रुपये में खरीदा था। मैं स्वयं भी इतना डरा हुआ था कि मैंने मास्क में 2000 रुपये से ज़्यादा नुकसान किया होगा कि ये वाला मास्क जो है स्पेशल है, ये 300 रुपये का आता है, महंगा है, मतलब कि ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम डरे हुए थे। जब बाद में उस बात को समझे तो हमें लगा कि नहीं, इससे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। सर, एक क्वेश्चन एज अ कॉमर्स स्टूडेंट मैं करना चाहूँगी, क्योंकि मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ। तो सरकारी नौकरी इतनी ज़रूरी क्यों है? मतलब हमारे सोसाइटी में नॉर्मली ये बोल दिया जाता है कि जैसे मैं बोलूँ कि मैं कोई सब्जेक्ट का बहुत अच्छा नॉलेज रखती हूँ, एग्जाम्पल लेती हूँ अकाउंट्स का ही, सामने वाला कोई वेल रेपुटेटेड पोस्ट में है, दैट मीन्स मैं सीधा सा बोलना चाहूँगी किसी गवर्नमेंट जॉब पे, उसकी वैल्यू हमारी सोसाइटी में ज़्यादा है उसके कंपैरिजन में। मतलब मैं अगर बोल रही हूँ कि एक कोई सरकारी नौकरी में है और मैं एक प्राइवेट जॉब पे हूँ, तो वो ज़्यादा नॉलेजेबल माना जाएगा, भले ही मैं सही हूँ उस मैटर पे। तो ये हमारी सोसाइटी की बड़ा डिसएडवांटेज मुझे लगता है। सरकारी नौकरी को इतना प्रमोट क्यों किया जा रहा है? सरकारी नौकरी मीन्स पेंशन हुआ करता था, तब समझ में आता है, बट आज के टाइम पे प्राइवेट सेक्टर या खुद का स्टार्टअप भी एक अच्छा ऑप्शन है। उस साइड क्यों नहीं जा रहे हैं लोग? वेरी गुड क्वेश्चन मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये समझे लोग कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकता इतनी बड़ी पॉपुलेशन में। देखिए, नौकरी दो तरह की, एक फॉर्मल होती है, एक इनफॉर्मल होती है। फॉर्मल सेक्टर में लिमिटेड 10% से 8% लोगों को ही नौकरी दे सकता है, लेकिन 90% इनफॉर्मल सेक्टर में काम। तो प्राइवेट सेक्टर का क्षेत्र बहुत बड़ा है, पहले तो ये समझने की ज़रूरत है। दूसरी सेक्टर्स ये है कि प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छे अच्छे पैकेज पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो सरकारी नौकरी में कभी संभव नहीं हो पाएगा। अगर गूगल के CEO एक भारतीय हैं, सुंदर पिचई जी, आज जितनी उनकी 1700 करोड़ रुपए की सैलरी है, उसके बाद एक्स्ट्रा जो उनको मिलता है वो मिलता ही है।
इतना बड़ा पैकेज किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को बता दीजिए बिना करप्शन। ऑफिशियल वे पे नहीं मिलेगा, अनऑफिशियल हो सकता है। मैं करप्शन या किसी और विषय पे बात नहीं कर रहा हूँ, जी, जी, लेकिन बिल्कुल, हम हाँ, अगर उनका रियल देखा जाए तो कभी भी सर्विस वैल्यू इतने का नहीं रहेगा। टोटल सर्विस वैल्यू इतने का नहीं होगा अगर देख लिया जाएगा तो। पूरे जीवन में उन्होंने अगर सर्विस किया तो भी उनके 1 साल की सैलरी नहीं ले पाएंगे। तो ऐसा नहीं है। रही बात दूसरी चीज़ क्या होती है, फियर है एक लोगों में, और उस फियर को समझना होगा और थोड़ी इन्वायरमेंट को भी चेंज करना होगा। हमारे समाज में जैसे आप देखे होंगे, अगर आप अपने घर में जाइए और अपने पिताजी से, आप एक लड़की हैं और आप कहिए कि मुझे एक बिजनेस करना है, मुझे कुछ फंड दीजिए, नहीं देंगे। नहीं देंगे। आपके शादी में 10 लाख रुपए खर्चा कर देंगे। और हो सकता है कि आपकी जहाँ शादी हो आप इंडिपेंडेंट ना रहो, आप नौकरी में नहीं हो, वहाँ आपको फिर बाद में घरेलू कार्य में ही इन्वॉल्व होना है लाखों रुपए खर्चा करने के बाद। लेकिन अगर यहाँ शायद अगर 10 लाख की सपोर्ट कर देते तो आज आप इतना इंडिपेंडेंट होते कि आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं थी। पहला सवाल। दूसरी चीज़ें, हमारे समाज में स्टार्टअप या बिजनेस जैसे शब्दों के लोग अवेयर नहीं हैं। आप कॉमर्स से हैं, कॉमर्स से पढ़ने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हैं। जॉब ही करना चाहते हैं या फिर सरकारी नौकरी बेस्ट ऑप्शन। हाँ, क्योंकि उनको दूसरे ऑप्शन समझ में नहीं आता है और एक फियर है लोगों के। पर ये बात समझना होगा कि हम सबको फॉर्मल सेक्टर में नौकरी नहीं दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ है स्किल्ड को डेवलप करना समझना होगा। इसका एक और रीज़न हो जाता है मैम, कोई भी सेक्टर में अगर आप अदर सेक्टर्स में जा रहे हो ना तो एक स्किल डिमांड की जाती है। बिल्कुल। स्पेशल स्किल। अच्छा, यहाँ पे कोई बच्चा स्किल पे फोकस्ड ही नहीं करता, बस एक ट्रेडिशनल पढ़ाई है, 10th पास किया, 12th पास किया, या तो साइंस ले लो या तो कॉमर्स ले लो और उसी से पास कर लो। कॉमर्स वाले ही बच्चे को पता चले जनरल एंट्री नहीं आती। सच है सर, एग्री करती हूँ। तो ऐसे साइंस का बच्चा है, उसको पता ही नहीं कि कौन सा ऐसा धातु है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, उसको सोडियम जैसे चीज़ों का नाम सैम्बल ही नहीं पता। और ऐसे लोग कह रहे हैं कि हम शिक्षित हैं, डिग्री तो है, डिग्री है, और इन्हें सरकारी नौकरी चाहिए। तो इनको स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, परेशान भी होंगे, समय भी इनका नुकसान होगा। इनके पेरेंट्स को समझना होगा, अच्छे काउंसलर के पास इनको जाना होगा, और जब इनकी काउंसलिंग अच्छे से होगी, प्रॉपर तरीके से ये समझेंगे, तो जाके इनको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल पाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी सेक्टर्स के बच्चे हैं, जैसे अभी एक शो चल रहा है, आपने देखा होगा, थिंक इंडिया करके, वो थिंक टैंक। हाँ, जितने भी स्किल्ड लोग हैं, अब मैंने एक देखा 60 इयर्स की वोमेन, 60-65 इयर्स की वोमेन, उसने अपना स्टार्टअप शुरू किया और करोड़ों रुपया कमाया सिर्फ कचड़ा से, और उससे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके आई। वहाँ पे पिच करते हैं लोग, अपना इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं। मैंने देखा हुआ है जी। हाँ, ऐसे तमाम। एक महिला ने सैलेड बेचना शुरू किया और करोड़ों रुपए कमाए उसके लॉकडाउन के बाद से, सैलेड बेच के। आप सोच सकते हो, घरेलू महिला है, इतनी बड़ी स्किल, अपनी स्किल पे भरोसा करना सबसे ज़्यादा जरूरी। अच्छा, एक और चीज़ मैं कहूँगा आपके दर्शकों को कि बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, लड़के हैं, युवा हैं, जिनके पास स्किल तो है लेकिन अपने स्किल पे उनको ट्रस्ट नहीं है। तो एक सबसे अच्छा उनका ये भी सवाल हो सकता है कि सर हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाए कि हमारा स्किल परफेक्ट है कि नहीं है। बिल्कुल। तो इसका आज के डेट में सबसे अच्छा साधन है सोशल मीडिया। अगर आपकी स्किल में देखिए कि कितना पॉजिटिविटी लोगों में रह रही है। अगर पॉजिटिविटी है तो उसको और निखारने का प्रयास करिए, अगर पॉजिटिविटी नहीं है तो यू कैन चेंज इट। तो एक बहुत अच्छा माध्यम है जहाँ से आप अपने स्किल को वेरीफाई कर पाएं। और इसमें फैमिली का कितना रोल है, क्योंकि आज भी मैं कहूँगी, चलिए हमारे ज़माने में तो पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट थी, आज भी पेरेंट्स किताबी ज्ञान को बहुत महत्व देते हैं। अगर कोई बच्चा डांस कर रहा है, फैमिली सपोर्ट नहीं करती, खासकर मैं कहूँगी गर्ल्स को। उनका एक बघेली में कहावत चलती है कि नचनिया बनिए, ये एक लाइन आती है बच्चों के लिए। अगर कोई गिटार बजाता है लड़का, तो उसे बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं किया जाएगा। भाई उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 10th का एग्ज़ाम में परसेंटेज, 12th के एग्ज़ाम के परसेंटेज। फैमिली सपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेरे हिसाब से, खासकर यूथ के लिए। तब ऐसी कंडीशन पे फैमिलीज, पेरेंट्स के लिए आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चों को कोई सबसे ज़्यादा समझता है तो उसके माँ बाप, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय अगर व्यतीत बच्चा करता है तो अपने माँ बाप के साथ। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि माँ बाप थोड़ी सी ट्रेडिशनल सोच से बाहर आए। ट्रेडिशनल सोच, हम परंपरागत और भी चीज़ों में हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो स्किल की बात कर रहे हैं, जैसे अभी आपके सतना का एक बच्चा है जो कि इंडिया गॉट टैलेंट पे गया है और उसने डांस किया है, डांस इंडिया डांस पे, और अच्छा उसने नाम अभी किया है, पूरे बिंद का नाम रोशन किया उसने। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स में। अभी एक रीवा की हैं, प्रतिभा सिंह बघेल करके हैं,
उन्होंने वो गाती हैं, बहुत अच्छा गज़ल बहुत अच्छा गाती है, मैंने उनका सुना है और वो अब नेशनल लेवल के टीवी चैनलों पे आती हैं और बहुत अच्छा उन्होंने उनका मैंने सदगुरु के फंक्शन में सुना था उनका गाना जो है। तो अगर उनको अपॉर्चुनिटी घर से नहीं मिलता, घर से गाइडेंस नहीं मिलता, घर से सपोर्ट नहीं मिलता, तो पॉसिबल नहीं था कि आज वो वहाँ तक पहुँच पाती। तो मेरा ऐसा मानना है मैम कि सबसे पहला ज़रूरी है कि माँ बाप बच्चों को समझना शुरू करें और दूसरी चीज़ अपने बच्चों के स्किल को समझें कि हमारा बच्चा कौन सा स्किल में अच्छा है। तीसरी चीज़ इसमें ये जुड़ जाती है कि उसके स्किल के साथ उसके कोच सही जगह उसको पहुंचाना, क्योंकि अगर तेंदुलकर को ज़बरदस्ती 10-12 पास कराया जाता तो एक बैंक में या कहीं किसी नौकरी में रह जाते। आज तेंदुलकर नहीं बन पाते। हम कह रहे हैं कि वो तो 9th पास ही है ना, पर क्या वो अच्छा बात नहीं करते हैं? क्या उनकी एक अच्छी सोसाइटी नहीं है? उनके पास सब कुछ है, सब कुछ है। क्योंकि स्किल को पहचानना, और कोई भी स्किल छोटा और बड़ा नहीं होता। और बच्चे में सबसे पहला कॉन्फिडेंस डाउन कहाँ से होता है? माँ बाप से। माँ बाप ही उसके स्किल को नहीं पहचानते, सिर्फ उनको एक ही चीज़ समझ में आता है, शिक्षा से सफलता, शिक्षा से सफलता। तो ऐसा संभव नहीं है। स्किल से भी सफलता मिल सकता है और बहुत अच्छा सफलता मिल सकती है। तो स्किल को उनके बढ़ाने की प्रयास करें और समझने की प्रयास करें। मैं नहीं कह रहा हूँ सभी स्किल्ड हो सकते हैं, सभी पढ़ सकते हैं, ऐसा कहीं संभव नहीं है। कुछ स्किल्ड हो सकते हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं। स्किल का बैलेंस हो सकता है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। किसी को डांस में अच्छा लग रहा है, किसी को संगीत में अच्छा लग रहा है। अच्छा, स्कूलों में भी सिर्फ करिकुलम के, सिर्फ ये ऐसी चीज़ों के फीसेज ली जाती हैं, कराया कुछ नहीं जाता। इंस्टीट्यूशन के पास, स्कूलों के पास ऐसे कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं है। ना गिटार बजाने के लिए बच्चों के पास गिटार है, ना खेलने के लिए चीज़ें हैं। बस नाम का एक फीस लिया जाता है, करिकुलम एक्स्ट्रा करिकुलम में रख दिया जाता है और कराया कुछ भी नहीं जाता। तो ये सब चीज़ों पे पेरेंट्स को फोकस करना चाहिए और एक्टिव होके, क्योंकि फीस देते हैं आप, बिल्कुल, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप सवाल पूछ सकते हैं और अपने बच्चों के टैलेंट को भी पहचानें। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा सिर्फ किताब में परसेंटेज लाए तभी वो टैलेंटेड है। माइट भी चांसेस हैं कि वो अपनी स्किल पे भी काम कर सकता है अगर आप सपोर्ट करें तो। अब मेरा सर अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं बोलूँ कि कोचिंग जो हैं, कोचिंग सेंटर्स जो हैं, वो बच्चों के विकास में कई बार बाधक है, क्योंकि हम उन्हें पका पकाया चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं, बच्चा रट लिया और वो आगे एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए लग गया। ये कहाँ तक सच है कि कोचिंग सेंटर्स बच्चों को कुंद बना रहे हैं, बच्चे बहुत नैरो माइंडेड हो रहे हैं? इस पर आप क्या विचार रखना चाहेंगे? इस बात से मैं एग्री हूँ मैम, क्योंकि रीज़न क्या हो रहा है, ऐसी चीज़ों से बच्चों की प्रतिभा कम होती है। उनके प्रतिभा पे सवाल उठता है, क्योंकि क्या होता है कि जब कहीं वो वर्किंग रहते हैं, कहीं जब वो वर्किंग होते हैं अलग अलग सेक्टर्स में, और उनके पास अपॉर्चुनिटी होता है कि जहाँ से वो खुद से सोच के कुछ नया करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसकी स्मरण शक्ति, उनकी जो सोचने की शक्ति है, इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो अपनी स्किल या अपनी प्रतिभा को वहाँ दिखाई नहीं पाते। चाहे किसी भी क्षेत्र में, जैसे अगर सरकारी नौकरी में ही है, अगर आप कलेक्टर हैं, IPS हैं, या फिर आप छोटे किसी जॉब में हैं, जैसे रेंजर हैं, आप रेंजर हैं और आपके विभाग के पास जंगल है, आप जंगल में बहुत सारी चीज़ें इनोवेटिव कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं करते, क्योंकि आप रटे रटाए चीज़ों से आप आए हैं। सिर्फ आपको एक ऑर्डर आएगा, उसी ऑर्डर को फॉलो करने में आप परेशान रहेंगे, क्रिएटिव नहीं होते लोग, आप इनोवेटिव और क्रिएटिव नहीं होते। इसका एक रीज़न है ऐसी चीज़ें जो उनको रटा रटाए मिल जाता है, उनको बने बनाए जो मिल जाता है, क्योंकि जब बने बनाए खाने की आदत हो जाएगी, जब आप कुछ बनाते हो तो कभी मिर्ची तेज़ होता है तो आगे से ध्यान रखोगे कि मिर्ची को कम डालना है, जब आपका नमक तेज़ होता है तो आप नमक का ध्यान रखते हो। तो जब आप रोज़ प्रैक्टिस में होते हो तो आपको कुछ नया करने का, इसीलिए जब घर की माताएं होती हैं इतनी स्किल्ड हो जाती हैं कि कुछ भी बेटा कहे तो बना के खिला देती हैं, क्योंकि इतना जो है उनको आइडिया होता है कि हम जो बनाएंगे वो परफेक्ट बनेगा, अपने स्किल पे भरोसा होता है। तो ये स्किल्ड और इनकी प्रतिभा कम होने के कारण कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थाएं भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनको परोस देती है बिल्कुल जो उनके लायक है, कहीं उनको सोचने का अवसर नहीं देती। फिक्स है कि पटवारी की जॉब में इतना इतना है, ये पढ़ लो, तो वो सिलेबस से बाहर नहीं सोच पाता। रट लिया बच्चा और बाय डिफॉल्ट किस्मत ने साथ दिया, थोड़ा मेहनत भी किए, निकल गया एग्जाम, और आज वो पटवारी साहब हैं। तो ये एक समस्या रही है। हाँ, ऐसे अवसर देखने को मिलता है। मैं आखिरी क्वेश्चन आपसे सर करूंगी कि NEP के विषय में आप थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं हमारे दर्शकों के साथ। देखिए क्या है, NEP एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी 2020 में आया है। इससे पहले भी 3-4 बार आ चुका है और पॉलिसीज़ में चेंजेस हुई हैं। एजुकेशन पॉलिसीज़ में लगभग 4 बार चेंजेस हुई हैं। 68 से चेंजेस होते दिख रहे हैं, 68, 72, 86, और
92 में भी चेंजेस हुआ और अभी चेंजेस हो रहे हैं, देख रहे हैं। जी। तो एजुकेशन पॉलिसीज़ में चेंजेस तो आए, लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी जो है स्वागत योग्य है, मैं उसे स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छा है। लेकिन हर चीज़ में कुछ प्रॉन्स कॉन्स होता है, कुछ अच्छा कुछ बुरा होता है। इसमें अच्छी चीज़ ये है कि जो आज के बच्चों में, जैसे इन्होंने डिवाइड किया है 5+3+3+4, और 5 जो दे दिया इन्होंने कि 5 ईयर जो बच्चा रहेगा उसको एक्टिविटीज़ से बस पढ़ाया जाएगा, उसको किसी भी प्रकार का। अब पहले क्या होता देखिएगा, पहले जो स्कूल में बच्चों को मिलता था सिर्फ 12 ईयर्स मिलता था, पहली से लेकर 12 तक। अब बच्चों को कितना मिलेगा, 5 और 3 हो जाएगा आपका 6, 5, 6, 11 और 4, 15 ईयर्स। 15 साल बच्चों को अब मिलेगा स्कूल में, पहले सिर्फ मिलता था कितना, 12 साल। तो ये 3 साल एक्स्ट्रा, और 3 साल जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है उनको खेल खेल में सिखाने का प्रयास किया जाएगा। जो शुरुआती दौर है जो 5 साल, वो बच्चों को एक अच्छी चीज़ इसमें लेके आएगा कि बच्चों को इंटरेस्ट आएगा एजुकेशन में। जो अभी मैं थोड़ी देर पहले कहा था कि शिक्षा को बोझ नहीं बनाना है, शिक्षा की समझ बनाना है। जब शिक्षा समझ में आ जाएगा ना, और शिक्षा आपकी जहन में आने लगेगा, जैसे कोई भी चीज़, जैसे आप कहते हैं ना कि किसी चीज़ को चाहो अगर शिद्दत से तो जर्रा जर्रा उससे मिलाने की कोशिश करती है, तो ये शिद्दत में लाना होगा उन्हें। शिक्षा समझ में आने की कोशिश की जाएगी कि वो बच्चों को समझ में आए, और उसके लिए जो इसमें प्रयास किया गया है बहुत अच्छा प्रयास है इसमें। दूसरी चीज़ें इसमें आगे की जो है कि आप 9, 10, 11, 12 में जो था वो फिक्स था कि आप सिर्फ अगर कॉमर्स पढ़ रहे हो तो कॉमर्स, साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस पढ़ रहे हो, आर्ट्स पढ़ रहे हो तो आर्ट्स पढ़ रहे हो, मतलब ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो तो ह्यूमैनिटीज़ के पढ़ रहे हो। तो अब इसमें क्या हो कि आप सारे सब्जेक्ट्स के सर्कुलेट करके चूज कर सकते हैं अपने मन से। आपके पास अपनी प्रतिभा को निखारने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। दूसरी चीज़, हर चीज़ को आप 9th में ही समझ जाएंगे, 9th 10th में ही आप समझ जाओगे 11th 12th का विषय को कि हमें 11th 12th में और बेटर कैसे, कौन से सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं। सेमेस्टर सिस्टम हो जाएगा तो एग्ज़ाम्स में भी ज़्यादा बोझिल नहीं होगा, एग्ज़ाम्स को भी ईजी पैटर्न बना दिया जाएगा। एक्चुअली एग्ज़ाम्स स्ट्रेस के लिए नहीं होता, एग्ज़ाम एक जांच है, एक परख है कि आप क्या कर रहे हो, जो कर रहे हो उसमें कितना इंटरेस्ट है आपका और क्या है। लेकिन एग्ज़ाम बच्चों के अंदर बोझ जैसा हो गया है। एग्ज़ाम के टाइम किसी बच्चे से मिलिए 10th और 12th के बच्चों को, तो ऐसा स्ट्रेसेबल महसूस होता है उस बच्चे को कि क्या होने वाला है। एग्ज़ाम को एंजॉय करते कभी आपको कोई बच्चा नहीं दिखा होगा, क्योंकि उसकी आदत में ऐसी डाल दिया गया है कि एग्ज़ाम मतलब कि बहुत बड़ा बोझिल चीज़ है, ये बहुत डिप्रेशन में लेके जाने वाला चीज़ है, बहुत सीरियस रहने वाला चीज़ है, जो कि एग्ज़ाम एंजॉय करके देना चाहिए। ये पॉसिबल मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि रेगुलर क्लास से आपको एक टाइम प्रेशर मिला है कि जब आप सब चीज़ें जो सीखे हो उसे आप अपने शब्दों में एक्सप्रेस कर पाओगे बिना किसी रोक टोक में। बहुत दूर का सपना नहीं लगता आपको ये? नहीं, सपना जल्दी ही पूरा होगा, प्रयास किया जा रहा है। ये नई एजुकेशन पॉलिसी। दूसरी चीज़ें इसमें एक और चीज़ आया, नेशनल जो करिकुलम आए हैं ना, जो नए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया है, अभी देखा होगा आपने, तो इसमें नई काफ़ी सारी चेंजेस की गई, कुछ एनसीईआरटी के सिलेबस में चेंजेस की गई है। हाँ जी बिल्कुल। तो इसमें चेंजेस की गई और नए कुछ चीज़ें इसमें डिमांड की गई है कि इसको कैसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो अगर उन सभी चीज़ों को समन्वय बना के और प्रयास किया जाएगा तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा एजुकेशन में। लेकिन ये संभव तब है जब इसको ग्राउंड लेवल पे, रूट लेवल पे इसके लिए बहुत सारा काम किया जाएगा। क्योंकि आज भी ऐसे शिक्षित लोग मुझे दिखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे टीचर्स मुझे मिलते हैं जिनका कि शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, या उनसे कुछ भी पूछ लीजिए कि आपने अपने जीवन में एजुकेशन में लास्ट 20 साल से आप एक शिक्षिका हैं या शिक्षक हैं, आपने क्या ऐसा इनोवेटिव किया बच्चों के लिए जो बच्चों को उस बात को समझ में आएगा। बिल्कुल। आज भी सरकारी स्कूल के टीचरों से मिलिए, प्राइवेट स्कूल के टीचरों से मिलिए, बोझिल होकर पढ़ते हैं, बोझिल होकर पढ़ाते हैं बच्चों को कि क्या इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है, जो कि टीचर को हमेशा इंटरेस्टेड और खुशहाल दिखना चाहिए। मैंने एक चीज़ तभी और उस देखा बच्चे है को इंटरेस्ट आएगा। जी। मैंने एक चीज़ और देखा है कि ये जो NEP सिस्टम है, जितना मैं जान पा रही हूँ, वो है तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, बट हम जो हमारे शिक्षक हैं उनके स्वभाव, उनके कार्यशैली पर परिवर्तन कैसे लाएंगे? हाँ। क्योंकि उन्हें आदत हो चुकी है बैठ के पढ़ने और पढ़ाने की। आराम से आप देखेंगे, कभी आप गांव जाइए या कहीं आप आउटसाइड की स्कूल्स पे जाइए, अब जैसे बोला गया NEP में एक कॉन्सेप्ट आया कि फिजिक्स के साथ बच्चा स्पोर्ट्स या म्यूज़िक भी ले सकता है, ऐसे कॉन्सेप्ट हैं। अब स्पोर्ट्स के इतने टीचर या म्यूज़िक के इतने टीचर या योगा के इतने टीचर अवेलेबल ही नहीं हैं, तब ऐसी कंडीशन पर NEP का सपना बहुत दूर का सपना नहीं लगता? हाँ, इस सवाल आपका सही है मैम, लेकिन एक चीज़ समझिए, अगर आपको याद होगा तो आज से काफ़ी साल पहले बैंकिंग सिस्टम जो हमारी थी वो पेपर पे चलता था जी।
कॉपियों पे रजिस्टर पे मेंटेन किया जी, जाता जी, था। लेकिन आज आप बैंकिंग सिस्टम से सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल आपको लगता था कि ये संभव है कि बदलाव किया जा सकता है, नहीं। उस लेकिन समय संभव हुआ हुआ। और आज हर गांव-गांव में क्षेत्र में बैंक हैं और अपना काम कर रही हैं, और एक नहीं बहुत सारी बैंकें हैं जो काम कर रही हैं। तो जब अगर हम किसी चीज़ को सोचेंगे तभी वो संभव हो पाएगा। जब अगर आप सोचेंगे ही नहीं तो संभव होने का, हम पहले ही रिजल्ट का निर्माण नहीं कर सकते। पहले हमने सोचा, अब पॉलिसी बन गई है, पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी। आप जैसे, हम जैसे नए युवा जो आएंगे, कहीं ना कहीं जागरूकता आएगी लोगों में और नए यंग बच्चे आएंगे। हम नहीं कह रहे हैं कि जो पुराने लोग हैं जो इस ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन एक जनरेशन जो आ रहा है पीछे से, उसमें बदलाव करने की क्षमता है, वो बदलेगा। आज नहीं बदलेगा, 5 साल बाद बदलेगा। लेकिन अगर हम सोचेंगे ही नहीं तो अभी 92 का ही पॉलिसी चलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो अगर हमने बहुत सोचा तो outdated है। जी, 2020 का पॉलिसीज यूज करेंगे। बिल्कुल। तो डेफिनेटली आज हमारा बदलाव जैसा आ गया है कि 2024 में कहा जा रहा है कि 2024-25 की जो आएगी उसमें नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया जाएगा। अब लागू होगा तो जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी उसको सुधार भी करके हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। मुझे लगता है कि सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक होने से हमारा कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता। बिल्कुल। सकारात्मकता से कहीं ना कहीं रास्ता निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद सर, आपने Thank you, अपना ma'am। कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और आज हमने सर का जो इंटरव्यू लिया, पूरी तरह से उम्मीद करती हूँ कि आपके पास एक अच्छा मैसेज गया होगा और हम सफल हुए होंगे हम जो बात कहना चाहते हैं उस बात पर भी। धन्यवाद, जुड़े रहिए विशाल खबर से।